नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 7, यानी कि जो इसका टॉपिक होगा वो राज्य से साम्राज्य तक। ठीक है, राज्य से साम्राज्य कैसे बना, ठीक है, साम्राज्य का क्या महत्व है और राज्य का क्या महत्व है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राज्य है, ठीक है, राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, राज्य में साम्राज्य कैसे बना, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये स्तंभ हमें हर जगह दिखता है। ये स्तंभ हमें जो सिक्के होते हैं उसमें भी दिखता है, बहुत सारी नोटों में भी आता है, बहुत जगह जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे भी ये स्तंभ है। तो आज हम बात करेंगे इस स्तंभ का निर्माण कैसे हुआ, इस स्तंभ का क्या महत्व था राजा महाराजाओं में। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करते हैं कि हम अक्सर देखा होगा शेरों का जो चित्र होता है वो चित्र बना होता है। ठीक है, जैसे कि रुपए और पैसे पे देखते आते हैं। ठीक है, तो इसका एक लंबा इतिहास था। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में इस स्तंभ को हम अगर देखें तो ये जो स्तंभ होता है जो बड़ी बड़ी इमारतों पे लगा होता है ये पत्थरों से बना होता था। ठीक है, ये स्तंभ पत्थरों से बना होता था, पत्थरों को काट कर बनाया जाता था। फिर उन्हें क्या हुआ था, एक सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया था। कहाँ पे? सारनाथ पे, सारनाथ पे विशाल स्तंभ सारनाथ पे स्थापित किया था। ठीक, अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों का निर्माण हुआ था। किसके आदेश पे? अशोक के निर्देश पे कई स्तंभों का निर्माण हुआ। अब अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, एक मिनट, 2300 साल पहले की थी। चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते थे। चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, चाणक्य जो था एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करता था। ठीक है, अब अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य वो 23 साल पहले उनके शासन पर राज कर रहे थे अशोक जी ने। ठीक है, अब साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, बहुत से नगर थे, इनमें से साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र और उज्जैन। ठीक है, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का एक मार्ग था, तक्षशिला। ठीक है, एक मिनट, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का आने जाने का एक मार्ग था। ठीक है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, क्योंकि साम्राज्य जो होता था वो राज्य से बड़ा होता था। साम्राज्य की देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य होता था जिसकी देखरेख राजा महाराजा लोग अपने सैनिकों के द्वारा करते रहते थे। ठीक है, तो यानी कि जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का आने जाने का एक रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वंश। ठीक है, वंश जो होता है, जैसे कि हम अब लोगों में देखा होगा कि कहते हैं कि हमारे दादा परदादा से ये चीज़ें चली आ रही हैं, हमारे परदादा से चीज़ें चली आ रही हैं, अभी तक हमारे वहाँ चल रही हैं। तो इसे एक वंशागति होती है। जैसे कि वंशागति होती है, इससे एक ही वंश में कई राजा होते हैं।
तो वो वंशा परिवार कहलाता है। ठीक, यानी कि उसमें दादा परदादा लोग एक ही वंश से राज करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, एक ही परिवार के कई सदस्य राजा बनते गए। ठीक है, राजा बनते गए, उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। ऐसे कि हम बात करते हैं मौर्य। ठीक, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। कौन कौन से? नंबर 1 चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक का जो शिलालेख है, जैसे कि मनसेहरा पाकिस्तान में, साहबगौड़ी पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है, लंपक कंधार ये अफगानिस्तान में। जैसे कि हरियाणा में हम बात करें, ठीक है, हरियाणा में टोपरा और एमपी में उज्जैन, गुज्जर, सांची, पनगुरिया, और बिहार में रामपुरवा, लौरिया, पाटिलपुत्र, सारनाथ, लुम्नी। ठीक है, ये अशोक के शिलालेख थे यहाँ पे। ठीक है, अब इसे कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। ठीक है, यहीं से अभी हम आगे बताते हैं। ये जो कलिंग, जगौड़, धौली ये उड़ीसा में थे। ठीक है, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरगुंडी, सोपरा जो था वो महाराष्ट्र में था। ठीक है, अब ये जो कलिंग का जो युद्ध था, ये कलिंग का जो युद्ध अशोक जी ने लड़ा था, यहीं से उन्होंने धम्म की एक स्थापना की थी। ठीक है, गिरनार यानी कि गुजरात, जूनागढ़ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। जैसे कि अभी हम चर्चा करते हुए आ रहे कि राज्य से साम्राज्य बड़ा होता है। ठीक, साम्राज्य राजों से बड़ा होता है, साम्राज्य राजों से बड़ा होता है। उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की क्या होती थी? जरूरत होती थी। ठीक है, बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए साम्राज्य राजों से बड़ा होता था। ठीक, अब आते हैं हम साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। साम्राज्य में कैसे राजा राज्य करते थे, वहाँ का प्रशासन कैसे था, वहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ होती थी, कैसे लोग रहते थे। ठीक, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसलिए पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का क्या था? सीधा नियंत्रण था। सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, तो सम्राट उस पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल करता था, यानी कि डायरेक्ट नियंत्रण रखता था, देख रेख करता था। अब हम इतिहास में पढ़ा होगा कि संदेशवाहक क्या होता है। जैसे कि आज हम लोग किसी को मैसेज करते हैं या जो भी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं एक दूसरे लोगों से, वैसे संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक का मतलब ये होता था जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो संदेशवाहक कहलाते थे। और ये राजा के जासूस होते थे, यानी कि एक तरीके से राजा के जासूसी अधिकारी होते थे। तो ये अगल बगल राज साम्राज्य में, आस पड़ोस में क्या कैसे क्या है, उन सब चीज़ों पे, गतिविधियों पे नज़र रखते थे, यानी कि जासूसी करते थे। ये जासूसी अधिकारी रहते थे संदेशवाहक के रूप में। ठीक है, जैसे कि दिया है, संदेशवाहक एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस थे, यानी कि राजा के जासूसी अधिकारी थे, और एक कार्यकलाप पर नज़र रखते थे, यानी कि वहाँ क्या क्या हो रहा, कैसे क्या हो रहा, कौन षड्यंत्र, उस सब चीज़ों पे ये नज़र रखते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, यानी कि मौर्य जो शासक थे वो सिर्फ कहाँ पे? सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक, जैसे कि उत्तर पश्चिम में कंबल, दक्षिण भारत जैसे सोने की कीमतें। ठीक, सोने की कीमतें। दक्षिण भारत में सोने की कीमत। उत्तर पश्चिम में कंबल और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक,
आवागमन के लिए। अब हम बात करते हैं नजराना। नजराना यानी कर टैक्स। ठीक, पहले कर के रूप में नजराना वसूला जाता था, और ये नजराना किन लोगों से वसूला जाता था ये हम बात करते हैं। जहाँ पर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, यानी कि जहाँ पर नियमित रूप से कर वसूला जाता था नजराना, तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, यानी कि ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वयं दे देते थे, यानी कि उनको किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता था कि आपको कर देना है। ठीक है, वो क्या करते, स्वेच्छा से देते थे, यानी उनके ऊपर किसी चीज़ का जोर दबाव जबरदस्ती नहीं रहता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजधानी में सम्राट का क्या रोल था। ठीक है, अब जैसे कि राजधानी में सम्राट, अब मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त दरबार में आया था, यानी कि मेगस्थनीज जो तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा यानी कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया का से आया था। ठीक है, अब वो क्या था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अब पाटलिपुत्र, आज के जो वर्तमान में जो पटना है उसका जो नाम था पहले वो पाटलिपुत्र था। ठीक है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, यानी कि एक विशाल प्राचीर था और ये एक घिरा था, जिसमें सिर्फ 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। राजा का महल भी था, काठ से बना था, जिसमें पत्थर की नक्काशी अलंकृत से किया गया था, यानी कि अलंकृत मतलब डिजाइन किया गया था। जो एक विशाल खूबसूरत नगर था पाटलिपुत्र, वो एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें सिर्फ 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, जो राजा का महल शीश महल के रूप में था, जिसमें पत्थरों की डिजाइनें और वो अनेक सारी चीज़ें। ठीक, अब हम बात करते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट था, जैसे कि ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किसका? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। यह पहला शासक था जो अपने अभिलेखों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्रकट भाषा और ब्रह्मलिपि में थी। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? प्रकट और ब्रह्मलिपि भाषा में थे। दो भाषाओं में उनके अभिलेख छपते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था। यहीं से अशोक जी ने अपनी हर चीज़ों को दरकिनार किया, यानी कि युद्ध जो लड़ने की जो परंपरा चल रही थी, युद्ध करके आसपास पड़ोस की जो राज्य होते थे उन पे अपना शासन करते थे, उन पे राज्य करते थे। तो युद्ध लड़ने में जाहिर सी बात है खून खराबा, लोग मरते थे, इधर से भी लोगों को नुकसान होता तो उधर से भी। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी आहत हुए अशोक जी ने। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया, जैसे कि अशोक का जो कलिंग युद्ध था वो 261 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कलिंग जो था उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ठीक है, कलिंग जो था उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर, ठीक है, खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध की भी तृषा हो गई, यानी कि घृणा हो गया उनको ये सब देख के, खून खराबा देख के अपने भी लोग, यानी कि भी तृषा हो गई उनको, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। फिर अशोक जी ने धम्म का पालन करना और दूसरों की इसकी शिक्षा देने के लिए जागरूक हुए। धम्म जो होता है वो एक संस्कृत शब्द होता है, संस्कृत शब्द होता है। धर्म जो होता है वो धर्म संस्कृत शब्द होता है धम्म। प्रकृत भाषा में इसे
धर्म के रूप में देखा जाता है। तो अशोक जी ने धम्म का पालन करना शुरू किया और इससे लोगों को जागरूक करने के लिए वो इसकी शिक्षा देने लगे। ठीक है, यानी कि अशोक का जो धम्म था वो क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि वहाँ पे किसी देवता की पूजा करना, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया जैसे देश, सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे। यहाँ तक उन्होंने अपने जो पुत्र था महेंद्र और उनकी जो एक पुत्री थी संघमित्रा, उसको भी धम्म के कार्य में लगा दिया कि लोगों को जाके जागरूक करो। तो इन अशोक का जो पुत्र था महेंद्र और जो पुत्री थी संघमित्रा, इसको इन्होंने क्या किया? श्रीलंका भेजा धम्म का प्रचार करने के लिए कि आप श्रीलंका जाओ, वहाँ पे लोगों को जागरूक करो कि युद्ध नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, हमें धम्म का पालन करना है, हमें धम्म के हिसाब से रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऐसी कई समस्याएं जिनके लिए संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था कि इसमें कई बार एक दूसरे से टकरार पैदा हो जाती। ठीक, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। कैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था? इसके अलावा परिवार पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, कि इन समस्याओं का निदान करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी? धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने का कार्य किया। इसके अलावा अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में अपने दूत भेजे और पुत्र महेंद्र और संघमित्री को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा कि धम्म का प्रचार करो, लोगों को जागरूक करो, शिक्षा दो। अब हम बात करते हैं बिहार का रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा था, जो अब ये जो था ये जो धम्म देख रहे हैं आप लोग, ये कहाँ मिला था? ये बिहार में मिला था। ठीक, ये कहाँ मिला था? बिहार में। ठीक, ये बिहार में रामपुरवा, कहाँ में? रामपुरवा में मिला था। रामपुरवा में मिला था, एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा था। यानी कि मौर्य से ही इसका परिचय था। तो इस स्तंभ को क्या किया? देख रेख किया। उसके बाद ये जो प्रेजेंट टाइम ये जो स्तंभ है, ये अभी राष्ट्रपति भवन में है। कहाँ पे रखा है? राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ठीक, कहाँ? राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, ये धम्म। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोकेशन के बारे में जान जैसे कि काला सागर, कैस्पियन सागर, ये कुछ ऐसे चीनी मार्ग थे जिससे रेशम का अनुदान प्रदान होता था। यानी कि रेशम की जो खाना पूर्ति थी इसी मार्ग से, चीनी मार्ग से लोग आते जाते थे और रेशम का व्यापार करते थे चीनी रूट से। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो चीनी रूट है, यहाँ से रेशम का मार्ग था, यहाँ से लोग आते जाते रहते थे और रेशम का चीनी मार्ग लोग जो चीन के जो लोग थे इस मार्ग पे नियंत्रण रखते थे क्योंकि वो उनके राज्य में थे। मंगोलिया और चीन, ये सब चीनी राज्य से आते थे। अब हम बात करते हैं कि तिब्बत
चीनी, भारतीय, ईरान, अरबी, यूनानी तथा रेशम व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। तिब्बत, जैसे कि आपको पता है, हमारे जो क्या बोलते हैं राज्य से जुड़ा हुआ तिब्बत, हिमालय पर्वत, चीनी, ये इन्हीं क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र और ये गंगा की नदी से गुजरते हैं और ये चीनी मार्ग से भी रूट के आते हैं। तो इन सब चीज़ों का देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है। उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल यानी कि 100 साल तक क्या हिंद यवन राजाओं का शासन रहा है। हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष, ठीक है, लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शाक्य शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। ठीक है। शाकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा। अब हम बात करते हैं कि इससे कि जो हिंद यवन सिक्का, कुषाण सिक्का, ठीक है, ये इनके राज्यों में इनका प्रचलन रहता था। अब दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलो चेरो पांड्यों का शासन था। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है कि इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक है। अब शक सिक्का था वो भी राज्यों के रूप में थे, यानी कि दक्षिण भारत में चोल और चेरो के राज्यों में शक सिक्का और सातवाहन सिक्का का प्रचलन था। अब एशिया, पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया को अगर हम देखें, समुद्री रास्तों में भी खुले मंदिर, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण भी हुआ था। किताबें भी लिखी गई थी, वैज्ञानिकों ने खोजा भी था। ये सारी बात हम साथ साथ हो रही इन पुस्तकों में भी हम देखते चले आ रहे हैं। ठीक, यानी कि चोलो और चेरो के राज के शासन में शक सिक्का और सातवाहन सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है। तो यहीं से ये समाप्त होता है अध्याय 7। अब हम अध्याय 8 में मिलेंगे और वहाँ भी कुछ चीज़ें हम जानकारी शेयर करेंगे। तो आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, थोड़ी उम्मीद है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा रहा, क्या चीज़ें सुधार की जाए और किस टॉपिक पे बात करी जाए, किस टॉपिक की चर्चा की जाए, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें आप लोग सुझाव ज़रूर हमें दें। सुझाव देंगे तो चीज़ें और भी अच्छी होंगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।